हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है और जिसका आधार सौंदर्य होता है, जैसे चित्रकला, नृत्य, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत आदि। साहित्य शब्द का प्रयोग 7वीं से 8वीं शताब्दी में मिलता है। इससे पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। दोस्तों, साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यह आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता, बल्कि वह तो एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साहित्य क्या है, यानी कि साहित्य की परिभाषा और साहित्य के प्रमुख तत्वों, भाव तत्व, विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं साहित्य की परिभाषा और उसके प्रमुख तत्वों के बारे में। दोस्तों, भारतीय साहित्यकारों के अनुसार साहित्य की कई प्रकार की परिभाषा हैं। उनमें से मैं प्रमुख साहित्यकारों के द्वारा साहित्य की क्या परिभाषा दी गई है उसे बता देती हूँ। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसके सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। तो सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा और हृदय को दूसरों के दुख से कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। और नागेंद्र जी का कहना है, आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और जो उसकी कृति है वह साहित्य बन पाती है। प्रेमचंद जी का क्या कहना है, वो कहते हैं कि साहित्य जीवन की आलोचना है। तो दोस्तों, ये हमने जानी विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दी गई साहित्य की क्या परिभाषा है। चलिए अब हम इसके तत्वों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके 4 तत्व हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे: भाव तत्व, विचार तत्व या बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व तथा शैली तत्व। साहित्य को सम्यक रूप से समझने के लिए उसके लक्षणों के साथ साथ उसके प्रमुख तत्वों की जानकारी भी आवश्यक है। साहित्य के 4 तत्व निर्धारित किए गए हैं जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाव तत्व पर। यह साहित्य की आत्मा कहलाता है। स्थूल घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्त के निरूपण की अपेक्षा साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक महत्व होता है। और दूसरे, साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि उसके हृदय को भावनाओं से भर देना होता है। और ऐसी ही कृति साहित्य सच्चा साहित्य है जो कि किसी मनुष्य के हृदय को अंदर तक छू जाए। इस लक्ष्य की पूर्ति भावों की चित्रण के द्वारा संपन्न होती है। जब जिसमें जितना भाव होता है जिस साहित्य में, वो उतना ही परिपूर्ण साहित्य बन जाता है। भाव तत्व के कारण साहित्य को शास्त्र से पृथक माना जाता है। भाव विचारों की अपेक्षा अधिक संप्रेषणशील होते हैं, इसलिए साहित्य का विचार तत्व भी भाव तत्व द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि भाव तत्व एक प्रमुख तत्व है साहित्य के लिए। भावों का प्रभाव स्थायी होना चाहिए, इसलिए भावों का उदात्त होना आवश्यक है। भावों में निरंतरता का गुण होना आवश्यक है, यानी कि भाव हमेशा पाठक के जो भी साहित्य पढ़ रहा है उसमें शुरू से अंत तक उसके भाव वैसे ही बने रहने चाहिए जैसे कि उसके भाव वो साहित्य बनाना चाहता है। इससे क्या होगा, पाठक को साहित्य रुचिपूर्ण लगेगा और वो उसे रुचिपूर्वक तरीके से पढ़ सकेगा। भाव तत्व साहित्य का अभिन्न तथा अनिवार्य तत्व जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति साहित्य की विभिन्न विधाओं में समान रूप से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज का जो साहित्य है उसका प्रयोजन मात्र रसास्वादन या आनंद नहीं रहा है। इसलिए भाव तत्व के साथ साथ उसमें विचार तत्व की मात्रा पहले से अधिक देखी जा सकती है। अब ये विचार तत्व या बुद्धि तत्व होता क्या है साहित्य के अंदर, इसे भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, बुद्धि का क्या संबंध है? बुद्धि का संबंध है तथ्यों और विचारों और सिद्धांतों से।
साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश तो किया ही जाता है। जब भी कोई साहित्य की रचना होती है तो इन सब के बिना कोई भी साहित्य पूरा नहीं होता। इसी तत्व के आधार पर साहित्य में विशिष्ट विचारों का निर्माण किया जाता है और जो ये विशिष्ट विचार होते हैं, इन्हीं विचारों के आधार पर व्यक्ति मन तथा समाज मन संस्कारित किए जाते हैं। अतः साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उसके उचित रूप में ही किया जाता है। दोस्तों, मुख्यतः इसका स्वरूप तथा संगठन चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में देखा जा सकता है। जो ये बुद्धि तत्व है, इसके कारण भावनाओं पर अंकुश रखा जाता है। कथा वस्तु में कर्म के अनुसार फल दिखाने के लिए बुद्धि तत्व का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस तत्व में ऐसे विचारों की अपेक्षा की जाती है जो दार्शनिक की तरह सत्य का निर्माण करने वाले हो और इसी सत्य के कारण ही विचार काल की मर्यादा से परे होते हैं। दोस्तों, साहित्य में विचारों का चित्रण उसी सीमा तक सही माना जा सकता है जहां भी रचना के भाव सौंदर्य में वे बाधक ना बने, और जैसे ही वो रचना के भाव सौंदर्य में बाधक बनते हैं तो उनका प्रयोग अच्छा नहीं रहता एक अच्छे साहित्य के लिए। वैसे भी साहित्य में निरंकुश भाव अभिव्यक्ति मात्र प्रलाप बन जाती है, इसलिए भाव और विचारों का तादात्म्य साहित्य के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि भाव के साथ साथ जो विचार तत्व है उनका भी सही संयोजन होना एक अच्छे साहित्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है कल्पना तत्व। साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना के द्वारा ही संभव है और इसी कल्पना के कारण कवि औरों के सुख दुख, दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार से करते हैं कि वो हमें पाठकों को लगता है कि वो हमारा ही सुख दुख है और हमारी ही अनुभूति है। कल्पना शक्ति से वह परोक्ष की घटना को प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। दोस्तों, वास्तव में प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति की अपूर्व क्षमता, उसके द्वारा निर्मित वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। लेखक की कल्पना विषय की समुचित अवधारणा, उसके अनुरूप कथानक एवं घटनाएं गढ़ती हैं, पात्रों का चरित्र का निर्माण करती हैं, उनका नामकरण करती हैं, संवाद के लिए भाषा का चुनाव करती हैं और उसके अनुरूप वातावरण बनाती हैं। तो देखा कल्पना तत्व का कितना महत्व है एक साहित्य के लिए। काव्य के सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि में भी इसी तत्व का प्रयोग होता है। ना जाने हमारे कितने कवियों ने नारी की सूक्ष्म छवि के अंकन में अपनी अद्भुत कल्पना का परिचय दिया। सुंदरियों के सामान्य रूप वैभव को उन्होंने चंद्र की ज्योत्सना, दामिनी की चमक, रजनी की शीतलता, ओस की तरलता, पुष्प की प्रफुल्लता आदि से समन्वित करके अलौकिकता प्रदान की। कल्पना तत्व के द्वारा ही एक अच्छे काव्य का निर्माण किया। साहित्य जगत का सम्राट है भाव और कल्पना उसकी दासी है। साहित्य में कल्पना का उपयोग भावनाओं के चित्रण और विकास के लिए होना चाहिए, अन्यथा वह महत्वहीन हो जाती हैं। अगला और आखिरी तत्व है साहित्य का शैली तत्व। काव्य के कला पक्ष से संबंधित इस शब्द तत्व को हम शब्द तत्व भी कहते हैं। दोस्तों, रचना का जिस भाषा, जिस रूप और जिस पद्धति से अपनी अनुभूति को अभिव्यंजित करता है उसे ही रचना शैली कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, शब्द का उपयोग, साहित्य स्वरूप आदि का समावेश होता है। शैली तत्व को अधिकांश भारतीय विद्वान शरीर तत्व के रूप में भी परिभाषित करते हैं और इस तत्व का आधार क्या है? भाषा। अतः इसे भाषिक संरचना भी कहा जाता है। दोस्तों, शैली काव्य के बाह्य अंग से संबंधित होती है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। किसी भी साहित्य की रचना भाषा के बिना असंभव है। सर्वोत्कृष्ट काव्य साहित्य वह है जिसमें भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों में अद्भुत समन्वय हो। तो दोस्तों, साहित्य के तत्वों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद स्पष्ट होता है कि साहित्य के तत्व किसी वस्तु के अंगों के समान अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होते हैं कि इनको अलग अलग करना असंभव है। भाव, विचार, कल्पना शैली का संगठित रूप ही साहित्य होता है। युगीन परिवेश और विशेष मताग्रह के अनुरूप इन तत्वों में से किसी एक तत्व की व्याप्ति यदि बढ़ जाती हुई दिखाई देती है तो विधा के अनुरूप किसी विशेष मत की या फिर प्रधानता हो जाती है। फिर भी अन्य तत्व भी कम या अधिक मात्रा में
प्रत्येक साहित्य में विद्यमान रहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व चाहे कम चाहे ज़्यादा, किसी न किसी रूप में हर साहित्य में ये चारों तत्व विद्यमान रहते हैं, और तभी कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य को उत्कृष्ट और अच्छा बना सकता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना साहित्य किसे कहते हैं, और साहित्य को परखने के लिए 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इस पर हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख अध्यायों पर हम आगे अपने इस चैनल के माध्यम से आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।